दोस्तों, भारत की तारीख में सबसे दर्दनाक रेल दुर्घटनाओं में से एक जो बीते दिनों उड़ीसा में पेश आया, आज के इस वीडियो में हम आपको उस पूरे रेल दुर्घटना की ABCD बताएंगे और समझाएंगे कि आखिर ये घटना कैसे पेश आई और इस घटना के पीछे का कारण क्या कुछ हो सकता है। और इसके अलावा भी रेलवे से संबंधित कई तरह की आपको बहुत अहम जानकारियां देने वाले हैं, इसलिए गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ यही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं 2 जून सन 2023 शाम 7:20 पर, जब एक ट्रेन जिसका नाम है कोरोमंडल एक्सप्रेस और उस ट्रेन का नंबर है 12841, ये ट्रेन दरअसल कोलकाता के शालीमार से रोज़ाना 13:20 पर निकलती और इसी तरीके से अगले दिन 25 घंटे 30 मिनट का सफ़र तय करने के बाद दूसरे दिन 16:50 चेन्नई सेंट्रल रेलवे को टच कर जाते। ये पूरा उसका रूटीन रोज़ाना का हुआ करता था। लेकिन जब 2 जून की तारीख थी 2023, तो ये ट्रेन शालीमार यानी वेस्ट बंगाल से चली तो ज़रूर, लेकिन वहाँ से जब वो उड़ीसा राज्य में एंट्री करती है तो उड़ीसा राज्य के डिस्ट्रिक्ट बालासोर के बहानगा बाज़ार में पहुँचती है और वहीं पर एक दर्दनाक हादसा हो जाता है। और हादसा कैसे होता है वो आपको पूरी क्रोनोलॉजी बताते हैं। दरअसल अभी इस पूरे हादसे की विस्तृत रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन जो थ्योरी चल रही है उसके आधार पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। थ्योरी नंबर 1 कि जब ये ट्रेन शालीमार से चलकर करीब करीब 350 किलोमीटर चली होगी, यानी 5 घंटे का फासला उसने तय किया, जब ये उड़ीसा में इंटर करती है वहाँ पर आप देखेंगे कि 2 लाइनें होती हैं जिसको मेन लाइन कहते हैं। उनमें से एक अप होता है और एक डाउन लाइन होती है, लेकिन वहीं पर स्टेशन के आसपास कुछ लूप लाइनें भी लगा दी जाती हैं। लूप लाइन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कोई भी मालगाड़ी या दूसरी ट्रेन को थोड़ी देर के लिए खड़ी कर दिया जाए एक अतिरिक्त पटरी पर, ताकि आसानी के साथ कोई दूसरी ट्रेन इधर से गुजर जाए। ये बेसिकली थोड़ी देर के लिए विराम देने के लिए या रेलवे ट्रैक खाली ना होने की वजह से उस एरिया को बना दिया जाता है, उसको लूप लाइन कहते हैं। तो बेसिकली एक मालगाड़ी उसी लूप लाइन पर खड़ी हुई थी और ये जो गाड़ी होती है कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसकी स्पीड मैक्सिमम 130 होती है, वो अपने फुल स्पीड में आ रही थी और वो आकर के सीधे टकराती है मालगाड़ी से। यहाँ तक कि आप तस्वीरों में देखिए कि मालगाड़ी के ऊपर इसके डब्बे चढ़ गए और कुछ डब्बे इसके इधर से उधर छिटक गए, यानी वो जो मेन लाइन की दूसरी पटरी थी उस पर चले गए। और ये पूरी जो घटना हुई है वो 6:55 पर हुई है। लेकिन हादसा एक और हुआ वहीं पर 7:20 पर, जब एक उधर से यशवंतपुर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस वो गाड़ी आ रही थी। दरअसल वो गाड़ी कर्नाटका के यशवंतपुर से होकर वेस्ट बंगाल हावड़ा तक जा रही थी और ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है ये वेस्ट बंगाल के शालीमार से होकर के चेन्नई सेंट्रल को जा रही थी। यानी एक गाड़ी साउथ से वेस्ट बंगाल आ रही थी और दूसरी गाड़ी वेस्ट बंगाल से साउथ जा रही थी। और वो जो वेस्ट बंगाल आ रही थी साउथ से, यानी यशवंतपुर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, वो 7:20 पर उन छितरे हुए डब्बों से टकराती है जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे अभी कुछ ही देर पहले डिरेल हो गए थे। तो आप कह सकते हैं कि ये 3 गाड़ियां एक दूसरे के साथ टकरा गईं और बहुत बुरी स्थिति में टकरा गईं। उनमें ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है इसको कुछ ज़्यादा ही क्षति पहुंची। क्यों? इसलिए कि इसको एक तरीके से 2 बार टक्कर हुई। एक टक्कर तो उसने मालगाड़ी को टक्कर मारा तो उसके डब्बे डिरेल हुए, इधर उधर हुए, टूटे फूटे। और दूसरा जो क्षति इसलिए हुई क्योंकि दूसरी वाली गाड़ी ने भी इसी के डब्बों को टक्कर मारा और टक्कर इतना ज़बरदस्त था कि आप देख लेंगे तस्वीरों में तो आपका मन विचलित हो जाएगा, क्योंकि डब्बे एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हैं। तो कुल मिला के ये कहें कि ये बहुत ही भयानक टक्कर हुई और ये 2 जून शाम को 7:20 की ये पूरी घटना बताई जाती है। तो ये घटना रही और इस घटना में अब तक जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें 288 लोगों के मारे जाने की बिल्कुल ऑफिशियल पुष्टि है, लेकिन आपको पता है कि ऑफिशियल आंकड़ा से ज़्यादा अनऑफिशियल मौतें हो चुकी होती हैं। यानी अगर 288 पुष्ट हो चुकी हैं तो मान के चलिए कि 300 क्रॉस हो गए हैं, और अगर 900 इंजर्ड बताए जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 1200 इंजर्ड होंगे। यानी इतनी भयानक स्थिति। अब आपको यहाँ पर और बता दें कि दरअसल इन दोनों ट्रेनों में हर तरह के डब्बे थे, एसी, नॉन एसी, जनरल, हर तरह के डब्बे थे। और अगर इन डब्बों की बात करें
तो ये कोरोमंडल एक्सप्रेस में जो डब्बे थे, जो कि ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है, इसमें कुल 12 डब्बे लगे हुए थे और ज़्यादातर जो नुकसान पहुंचा है वो जनरल कोचेस को पहुंचा है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनरल कोचेस में कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं। यानी फिर भी एसी, नॉन एसी और स्लीपर में तो कुछ हद तक गनीमत होती है, लेकिन जनरल कोचेस में, जनरल डब्बों में आमतौर पर बिल्कुल कैपेसिटी से 3-4 गुना अधिक भरे होते हैं। यानी अगर उसकी पूरी क्षमता को अगर हम बात करें तो 1200 से के करीब उसकी क्षमता है, लेकिन इसमें कम से कम 2000 लोग, 1500 से 2000 लोग बताए जा रहे हैं कि इस गाड़ी में सवार थे। और कमोबेश दूसरी गाड़ी जो कि यशवंतपुर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस है, उसमें भी कमोबेश इतने ही रहे होंगे। तो अगर दोनों ट्रेनों की पैसेंजरों की अगर पूरी संख्या बताई जाए तो आप मान के चलिए कि मिनिमम 3000, मैक्सिमम 4000 के करीब करीब लोग हो सकते हैं। अब अगर मिनिमम हम पकड़ते हैं सिर्फ 3000, तो उन 3000 में से 300 के करीब मान के चलिए कि मौत हो चुकी है, 900 से 1000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो आप इसको इस तरीके से ले लीजिए कि 300 यानी कुल मिला के जिनको चोटें या मौतें हुई हैं उनकी संख्या करीब करीब 1/3 यानी अफेक्टेड लोग हुए हैं, चाहे वो मौत की शक्ल में, चाहे इंजरीज के शक्ल में। बाकी और लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, बहुत सारे लोग पूरी तरह से सेफ बच गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो इस पूरे दुर्घटना में एक बात जो सबसे ज़्यादा निकल कर सामने आई और वो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रही जब वो दुर्घटना हुई, उसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक सुरक्षा कवच को लेकर के एक डेमो वाला वीडियो सामने आया। दरअसल आपको ये जानकारी देते चलें कि बीते 2022 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत कवच के नाम से एक सिस्टम का औपचारिक तौर पर ऐलान किया था और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसका ट्रायल भी किया था। और उस ट्रायल के दौरान वो खुद एक ट्रेन पर सवार थे और दूसरी ट्रेन में एक रेलवे के दूसरे अधिकारी सवार थे और दोनों ट्रेनों को बहुत ही हाई स्पीड के साथ एक दूसरे के सामने एक ही पटरी पर लाया गया था। और लाने के बाद में उस सुरक्षा कवच को टेस्ट करने के लिए देखा गया था। दोनों हाई स्पीड ट्रेनों के बीच में एक ही सेम पटरी पर 400 मीटर के फासले पर वो ट्रेनें रुक गई थी, यानी एक तरीके से ऑटोमेटिक ब्रेक लग गया था। तो ये एक सिस्टम है जिसको कवच कहते हैं, सुरक्षा कवच, उसको भारत कवच के नाम से जाना गया। इसके ज़रिए से रेलवे लोकोमोटिव में एक ऐसा सिस्टम लगा दिया जाता है ताकि अगर दो ट्रेनें गलती से सेम ट्रैक पर आ जाएं तो उस सुरक्षा कवच के ज़रिए से दोनों की स्पीड को ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन किया जा सके और किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके इस प्रकार के कॉलिजन के। तो इसी के मद्देनज़र रेल मंत्री ने इसका प्रशिक्षण किया था और ये सफल प्रशिक्षण रहा है। लेकिन आज जब ये घटना हुई तो लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि आखिर क्या 2-4 ट्रेनों में इस तरह के सुरक्षा कवच लगा देने से और फ़ोटो खिंचवा लेने से, वीडियो बना देने से और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा चमका देने से क्या पूरे देश भर के तमाम रेलवे नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है? जाहिर सी बात है कि ये बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसको गाजे बाजे के साथ और बहुत ही उपलब्धि बताया था, इसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े किए गए और हर चीज़ को प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ उसको क्रेडिट दिया जाता है, उसमें भी दिया गया था। तो इसी वजह से प्रधानमंत्री और वजीर रेल दोनों से ये सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा गया रेल दुर्घटना के बाद। यहाँ आपको इंडियन रेलवे के बारे में एक और अहम जानकारी देते चलें कि हमारा जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इंडिया में कुल 22,593 ट्रेनें चलती हैं, उनमें से 9,141 मालगाड़ियाँ हैं जबकि 13,452 पैसेंजर गाड़ियाँ हैं और रोज़ाना 2 करोड़ 40 लाख लोग ट्रेनों से सफ़र करते हैं भारत में, जबकि 203 मिलियन टन माल इधर से उधर रोज़ाना मालगाड़ियों के ज़रिए से पूरे भारत में भेजा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इतना बड़ा इंडियन रेलवे का नेटवर्क है तो ऐसी सूरत में इतनी आसानी के साथ सुरक्षा कवच को तमाम रेलवे पटरियों पर और तमाम लोकोमोटिव्स में तो नहीं लगाया जा सकता, और विशेष तौर पर तब नहीं लगाया जा सकता जब आपको पता होने चाहिए कि जो इंडियन रेलवे का बजट है वो आपकी जानकारी में बता दे कि 2.6 लाख करोड़ का बजट है, और अगर सुरक्षा कवच की बात करें तो उस पर जो खर्च किया गया है वो 500 करोड़ से भी कम पैसा खर्च किया गया है। अब ऐसी सूरत में आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर रेलवे का बजट 2,60,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है और सुरक्षा के मामले में 500 करोड़ रुपए भी नहीं खर्च किए जा सकते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार की नीयत ठीक है सुरक्षा को मुहैया कराने में। अब आइए आपको अंत में एक और बात बताते हैं कि क्या ये इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है।
तो इसका जवाब ये है कि नहीं, बल्कि आपको ये जानकारी दे दें कि सबसे पहले ख़राब रेल दुर्घटना 1981 में हुई थी, जब एक ट्रेन बिहार में एक पुल पार करते समय पटरी से उतर गई थी और नीचे नदी में जा गिरी थी, जिसमें 800 से 1000 यात्री मारे गए थे। और इसी तरह अगस्त 1995 में नई दिल्ली के पास 2 ट्रेनों की टक्कर में 358 लोगों की मौत हो गई थी। और ये जो अब फिलहाल की घटना है, वो 3 ट्रेनों की टक्कर में अब तक करीब करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब करीब 1000 लोग घायल हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब आइए आपको पॉलिटिकल अपडेट बता दें इस सिलसिले में कि दरअसल रेलवे मंत्री ने इसका विजिट कर लिया है, प्रधानमंत्री ने इसका विजिट कर लिया है, लोगों ने अपने अपने तरीके से बयानबाजियों का गोल सेट कर लिया है। विपक्ष उनसे लाल बहादुर शास्त्री जी का हवाला देते हुए इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन अश्विनी वैष्णव, चूँकि रेल मंत्री आसानी के साथ लोग नहीं बनते हैं, उनको बनाया जाता है और जाहिर सी बात है ख़ास तौर से बीजेपी हुकूमत का जो तौर तरीका रहा है काम करने का, वो बहुत ही ढिठाई और निडरता के साथ काम करती है। उसके यहाँ नैतिकता वगैरह के कोई बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है। तो इसी वजह से ये विपक्ष का ये कहना कि आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए या कम से कम अयोग्यता के आधार पर इस्तीफा दीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का कोई भी मंत्री इन दोनों आधार पर इस्तीफा दे सकता है। वहीं इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़बरदस्त आलोचना की जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के रेल के बोगी के नीचे से निकलने वाले एक तस्वीर का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि जब भी क्रेडिट अगर लेना होता है किसी उपलब्धि का तो वो सामने आते हैं, लेकिन अगर किसी भी दुर्घटना का मामला होता है तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के हवाले कर देते हैं और प्रधानमंत्री चतुराई के साथ अपना चेहरा छुपा लेते हैं। और इसके अलावा जितने भी लोग मरे हैं उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया गया है। जिनकी बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी है उनको 2 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया गया है और जिनको मामूली इंजरी आई है उनको 50,000 रुपये का मुआवजे का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे रेल दुर्घटना को इंडिया की तारीख में वर्ष दुर्घटना के तौर पर जाना जाएगा और ये भी जाना जाएगा कि इस हादसे को जांच के नाम पर केवल जांच के बस्ते में ढकेल दिया जाएगा और इसकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की जाएगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी का वो आलोचना का दौर भी याद किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा जाता है कि अगर यही दुर्घटना होते समय कहीं किसी राज्य में चुनाव हो रहा होता तो प्रधानमंत्री यकीनन उस चुनावी सभा को संबोधित कर रहे होते और वो कभी भी उड़ीसा नहीं जाते, जिस तरीके से कर्नाटक के दौरान वो मणिपुर में नहीं गए थे। हालांकि मणिपुर में भीषण आगजनी की घटनाएं हो रही थी, मणिपुर जल रहा था। दोस्तों, इस पूरे घटना के बारे में आपकी क्या राय है? हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।